बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी बाई सोमलाल बागड़ा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व क्या होता है कि वे शब्द जिनमें एक ही व्यंजन की क्रमशः आवर्ती होती हो तथा दोनों व्यंजनों के मध्य स्वर प्रयुक्त नहीं होता हो, वह आपका व्यंजन द्वित्व कहलाता है। दोबारा सुनना। वे शब्द जिनमें एक ही व्यंजन की क्रमशः आवर्ती हो, किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन की आवर्ती हो तथा दोनों व्यंजनों के मध्य स्वर प्रयुक्त नहीं होता हो, वह आपका व्यंजन द्वित्व कहलाता है। अब एक तो है आपका व्यंजन द्वित्व, एक तो है अपना व्यंजन द्वित्व और एक है आपका संयुक्ताक्षर। क्या है? एक संयुक्ताक्षर। दोनों में अंतर रहेगा। व्यंजन द्वित्व अलग होता है और संयुक्ताक्षर अलग होता है। संयुक्ताक्षर में तो यह आवश्यक नहीं है, संयुक्ताक्षर में दो व्यंजन वर्ण अलग अलग होते हैं और व्यंजन द्वित्व में दोनों वर्ण सेम होते हैं, दोनों वर्ण समान होते हैं। बल्कि इसमें यह कंडीशन है कि दोनों व्यंजनों के मध्य स्वर भी प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। जैसे व्यंजन द्वित्व में जाएगा आपका उज्ज्वल, संयुक्ताक्षर में जाएगा आपका भक्त। इसको अपन संयुक्ताक्षर कहेंगे जब किसी भी शब्द में जब दो अलग अलग व्यंजन हो, वो तो रहेगा आपका संयुक्ताक्षर। और किसी भी शब्द में जब दोनों समान वर्ण हो, दोनों समान व्यंजन वर्ण हो, बल्कि दोनों के मध्य क्या नहीं होना चाहिए? स्वर नहीं होना चाहिए, वो होता आपका व्यंजन द्वित्व है। इसको अपन व्यंजन गुच्छ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ भी कह सकते हैं। अब इसमें ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बल्कि दोनों के मध्य स्वर नहीं है, तो ये व्यंजन द्वित्व है। अब जैसे इसका अपन टुकड़ा करते हैं तो जाएगा उ प्लस ज प्लस व प्लस ए प्लस ल प्लस ए। अब इसमें देखो एक ही वर्ण की क्रमशः आवृत्ति हो रही है और दोनों के मध्य स्वर भी नहीं है, तो आपका ये व्यंजन द्वित्व में आता है। अब जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो और दोनों के मध्य स्वर प्रयुक्त नहीं हो तो व्यंजन द्वित्व होता है। और जब दो अलग अलग व्यंजन आ जाए वो तो आपका संयुक्ताक्षर। अब इसमें और जैसे मान लो एक उज्ज्वल है, एक है अपना आनंद। अब आनंद शब्द है वो व्यंजन द्वित्व में आता कि नहीं आता है? क्योंकि ये आनंद शब्द व्यंजन द्वित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो आ प्लस न प्लस ए प्लस न प्लस ए। अब एक व्यंजन ये आ गया, एक व्यंजन ये आ गया, दोनों के मध्य स्वर प्रयुक्त हो जाता है। दोनों के मध्य क्या प्रयुक्त हो गया? स्वर प्रयुक्त हो गया, इसलिए आपका व्यंजन द्वित्व नहीं है। उज्ज्वल व्यंजन द्वित्व है क्योंकि इसमें दोनों व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं है। इसमें दोनों व्यंजनों के मध्य क्या आ गया? आपका ए स्वर आ गया, इसलिए व्यंजन द्वित्व नहीं है। दूसरा है आपका जैसे सज्जन। क्या है? सज्जन। ये व्यंजन द्वित्व में आता कि नहीं आता है? तो इसको अपन अलग अलग करते हैं। जैसे मान लो से प्लस ए प्लस ज प्लस ज प्लस ए प्लस न प्लस ए। अब इसमें
एक ही व्यंजन की क्रमशः आवृत्ति हो रही है, बल्कि इन दोनों के मध्य में स्वर नहीं है, तो ये भी आपका व्यंजन द्वित्व है। मतलब कुल मिला के ये है कि किसी भी शब्द में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, दोनों के मध्य स्वर प्रयुक्त नहीं होता है, वह तो व्यंजन द्वित्व है, और दोनों के मध्य स्वर प्रयुक्त हो जाता है तो व्यंजन द्वित्व नहीं होता है। संयुक्ताक्षर क्या होता है कि एक ही शब्द में दो अलग अलग व्यंजन प्रयुक्त होते हैं, दो अलग अलग व्यंजन प्रयुक्त होते हैं, उसको अपना संयुक्ताक्षर कह सकते हैं। ये हो गया आपका व्यंजन द्वित्व। निरुनासिक हो गया, अनुनासिक हो गया, व्यंजन द्वित्व हो गया। अब है आपका वर्ण नियोजन और वर्ण संयोजन। अब नियोजन और संयोजन, नियोजन और संयोजन ये क्या होते हैं? नियोजन का अर्थ होता है इकट्ठा करना, नियोजन का अर्थ होता है इकट्ठा नहीं, बिखेरना, अलग अलग करना। संयोजन का अर्थ होता है इकट्ठा करना या पास पास में रखना। तो वर्ण नियोजन और वर्ण संयोजन क्या होते हैं? वर्ण नियोजन और वर्ण संयोजन क्या होते हैं? किसी भी शब्द में प्रयुक्त, वर्ण नियोजन क्या होता है? किसी भी शब्द में प्रयुक्त, यह है अपना वर्ण नियोजन, वर्ण नियोजन। किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों का, प्रयुक्त वर्णों का विश्लेषण, प्रयुक्त वर्णों का विश्लेषण करना ही वर्ण नियोजन कहलाता है। किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों का विश्लेषण करना ही वर्ण नियोजन कहलाता है। जैसे यह है अपना कमल, क्या है? कमल। तो इसमें से अपन कमल शब्द है, कमल में से क प्लस ए प्लस म प्लस ल प्लस ए, क प्लस किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों का विश्लेषण करना ही वर्ण नियोजन कहलाता है। अब अपने कमल में से कमल शब्द, इसमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया तो वो आपका वर्ण नियोजन हो गया। फिर है अपने वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन ये क्या होता है? किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में वर्णों का, वर्णों का विश्लेषण, विश्लेषण करने के बाद, विश्लेषण करने के बाद, किसी भी शब्द में वर्णों का विश्लेषण करने के बाद पुनः, पुनः संश्लेषण, पुनः संश्लेषण करना ही, पुनः संश्लेषण करना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे कि मतलब किसी भी शब्द में वर्णों का विश्लेषण करने के बाद पुनः संश्लेषण करना ही आपका वर्ण संयोजन कहलाता है। स्वर और व्यंजनों को जैसे मान लो क प्लस ए प्लस म प्लस ए प्लस ल प्लस ए, अब ये अपने विश्लेषण किया था, अब इसको वापस संश्लेषण करना ही इन दोनों स्वरों और व्यंजनों को जोड़ने के बाद में ये अपना कमल शब्द बन गया। तो ये तो हो गया आपका वर्ण संयोजन, ये हो गया आपका वर्ण नियोजन। इस प्रकार किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों का विश्लेषण मतलब स्वर और व्यंजनों को दोनों को अलग अलग करना आपका वर्ण नियोजन है, और दोनों को स्वर और व्यंजनों दोनों को वापस मेल करना, संयोग करना वर्ण संयोजन कहलाता है। इस प्रकार से आपका वर्ण नियोजन और वर्ण संयोजन कहलाता है। ये हो गए अपनी भाषा की, व्याकरण की छोटी छोटी परिभाषाएं। अब चलते अपन वर्णों पे, अब चलते अपन वर्णों पे। अब है अपने वर्ण, हिंदी में वर्णमाला।
वर्ण किसे कहते हैं? परिभाषा मैंने आपको बता दी है कि भाषा की वह सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके टुकड़े करना असंभव हो, आपका वर्ण कहलाता है। या दूसरी परिभाषा इस प्रकार से है कि भाषा की वह ध्वनि, भाषा की वह ध्वनि जिसको जिसको लिखित रूप, जिसको लिखित रूप देने के बाद टुकड़े करना असंभव हो, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि असंभव हो, भाषा की वह ध्वनि जिसको लिखित रूप देने के बाद टुकड़े करना असंभव हो, आपका वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो कहीं कहीं होते हैं अपने 44 होते हैं, कहीं कहीं होती है संख्या 52। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज है तो अपन दूर करेंगे। तो क्वेश्चन इनसे संबंधित दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कैसे पूछे कि वर्णों की मूल संख्या पूछे आपसे, वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, तब आपको बतानी है 44। कितनी होती है? 44। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि में हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। क्वेश्चन 2 बनते हैं, वर्णों की मूल संख्या पूछे तो 44 होती है। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछे तो आपकी 52 होती है। अब ये 44 और 52 कौन कौन से होते हैं उसका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। अब जब वर्णों की मूल संख्या 44 होती है तो वर्णों के भेद हो गए अपने 2। वर्णों के भेद कितने हो गए? 2। एक तो हो गया आपका स्वर, दूसरा हो गया आपका व्यंजन। एक तो हो गया स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। जब वर्णों की मूल संख्या 44 थी, वर्णों के भेद 2 हो गए, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर जो वर्णों की मूल संख्या है इनके विभाजन, इनके बंटवारे भी 2 होंगे। 44 में से स्वरों की संख्या तो हो गई अपनी 11। 44 में से स्वरों की संख्या हो गई कितनी? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। स्वरों की संख्या 11 हो गई और व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। अब स्वर कहते किसे? स्वर किसे कहते हैं? स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मतलब वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या होती है 33। अब अपने जो भाषा है हिंदी भाषा, उसका उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है? पहले था वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत,
उसके बाद में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, और उसके बाद में है अपनी आधुनिक हिंदी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। अब वैदिक संस्कृत की दृष्टि से स्वरों की संख्या पूछे तो देखो इधर, वैदिक संस्कृत में स्वरों की मूल संख्या, वैदिक संस्कृत में स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है? 9। वैदिक संस्कृत में स्वरों की मूल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। फिर आपकी लौकिक संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13। वैदिक संस्कृत में स्वरों की मूल संख्या 9 मानी गई है, लौकिक संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या 13 मानी गई है। अब वो 9 संख्या नौ स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ए, ई, उ। वैदिक संस्कृत में स्वरों की मूल संख्या 9 होती है, लौकिक संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या होती है 11। 9 स्वर कौन से हैं? ए, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गया आपके वैदिक संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 9। ए, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब है लौकिक संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या 13। वो जाएगी आपके ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गई लौकिक संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या। फिर है अपने पाली व प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 10। पाली व प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या है 10। 10 कौन कौन से हैं अपने? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये स्वरों की संख्या है 10 पाली और प्राकृतिक भाषा के अनुसार। फिर है अपने अपभ्रंश व अवहट भाषा में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। अपभ्रंश व अवहट भाषा में स्वरों की संख्या मानी गई है 8। वो 8 कौन कौन सी अपने? ए, आ, ई, उ, ए, ओ। कितने हो गए? 8। ए, आ, ई, उ, ए, ओ। ये हो गया आपके 8 अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या। फिर आपसे पूछे प्राचीन हिंदी व
प्राचीन व आधुनिक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। प्राचीन हिंदी व आधुनिक हिंदी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। वो 11 संख्या कौन सी अपनी? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गया अपने स्वरों की मान्यता। दोबारा से देखना, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। वैदिक संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। 9 कौन कौन से हैं? ये आपके सामने। फिर लौकिक संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या मानी गई है 13। 13 कौन कौन से हैं? ये रहे। फिर है पाली व प्राकृत भाषा में स्वरों की संख्या मानी गई है 10। ये 10 हो गए आपके सामने। फिर है अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। ये हो गई। प्राचीन हिंदी व आधुनिक हिंदी, वर्तमान में आधुनिक हिंदी। अब आपसे पूछता है कि आधुनिक हिंदी कौन सी है? आपकी खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। तो आधुनिक हिंदी और प्राचीन हिंदी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये 11 आपकी स्वरों की संख्या हो गई। अब आपसे पूछ ले कि हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। ऐसे पूछ ले हिंदी में स्वरों की मात्रा, कितनी होती है? मात्राएं कितनी होती है? जब स्वरों की संख्या 11 है तो मात्राएं भी 11 होगी? गलत है, क्योंकि ए की मात्रा नहीं होती है, इसलिए स्वरों की मात्राएं होगी आपकी 10। ध्यान देना दोबारा से, हिंदी में स्वरों की संख्या है आपकी 11, हिंदी में स्वरों की मात्राएं हैं 10, ए की मात्रा नहीं होती। मात्रा स्टार्ट होती है आ से। ये आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हो गया आपकी 10 मात्राएं। अब मात्रा कहते किसे हैं? मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों का उच्चारण, करने में जो समय लगता है, वही मात्रा कहलाती है। दोबारा देखना कि मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों का उच्चारण करने में जो समय लगता है वही मात्रा कहलाती है। अब अपन काव्य दृष्टि से देखते हैं तो मात्रा कितनी होती है? मात्रा होती है 2। कितनी होती है मात्रा? 2। एक तो होती है लघु मात्रा और एक होती है आपकी दीर्घ मात्रा। लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। तो लघु यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे उसकी लघु मात्रा होगी, और जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे या लघु स्वरों से दुगुना समय लगे हो जाएगी आपकी दीर्घ मात्रा। इस प्रकार से हो गया आपकी स्वरों की संख्या। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है अपन चलते हैं वर्णों के भेद में। वर्णों के भेद, वर्णों की मूल संख्या मैंने बता दी 44 होती है। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 52। अब 44 कौन से हैं, 52 कौन से हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा। कि अब वर्णों की मूल संख्या जब 44 है तो वर्णों के भेद हो गए 2, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं। वे व्यंजन वर्ण, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। अब है अपने स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वरों के विभाजन और व्यंजनों के विभाजन जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है क्या कहलाते हैं? स्वर। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। कितनी होती है? 11।
अब स्वरों की संख्या होती है 11। 11 स्वर कौन कौन से हैं अपने? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये स्वरों की संख्या 11 हो गई। अब अपन देखते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद, वैसे स्वरों के मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं। स्वरों के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं? 2। एक तो है अपना ऋस्व स्वर, ऋस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। कौन सा है? दीर्घ स्वर। ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। बल्कि संस्कृत में स्वरों के भेद होते हैं 3। एक कौन सा है? प्लुत स्वर। संस्कृत में प्लुत स्वर को भी मान्यता देते हैं। हिंदी में मूल रूप से मुख्यतः स्वरों के भेद होते हैं 2, ऋस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये प्लुत स्वर है, उसको संस्कृत में मान्य है। संस्कृत में स्वरों की संख्या, स्वरों के भेद होते हैं 3। अब ऋस्व स्वर यानी छोटे स्वर, दीर्घ यानी बड़े स्वर, प्लुत यानी तिगुना समय लगने वाला। ऋस्व स्वर कहते कैसे हैं कि वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता हो, वो ऋस्व स्वर कहलाते हैं। वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में ऋस्व स्वर से दुगुना समय या 2 मात्रा का समय लगता हो, दुगुना समय या 2 मात्रा का समय लगता हो, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में ऋस्व स्वर से तिगुना या 3 मात्रा का समय लगता हो, प्लुत स्वर कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है कम समय या 1 मात्रा का समय। कम या 1 मात्रा का समय लगता है, ऋस्व स्वर कहलाते हैं। ऋस्व। दीर्घ स्वर लघु ऋस्व स्वर से दुगुना या 2 मात्रा का समय, दुगुना या 2 मात्रा का समय लगता हो, दुगुना या 2 मात्रा का समय लगता हो, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय ऋस्व स्वर से तिगुना या 3 मात्रा का समय लगता हो, 3 मात्रा का समय लगता हो, प्लुत स्वर कहलाते हैं। अब सुनना, स्वरों की कुल संख्या है 11। स्वरों के भेद हो गए 2, मुख्यतः 2 भेद हो गए, और संस्कृत दृष्टि से भेद हो गए अपने 3। तो ऋस्व स्वर 11 में से कौन कौन से? लघु स्वर। तो ऋस्व स्वरों की संख्या अपने 4, दीर्घ स्वरों की संख्या है 7। 4 कौन कौन से हो गए? ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये हो गया आपके 7 दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर में प्लुत स्वर का चिन्ह होता है ऐसे। प्लुत स्वर का चिन्ह होता है अवग्रह चिन्ह के रूप में। जैसे प्लुत स्वर में अपन लिखते हैं, तो जैसे मान लो ये अपने मैं या, अब यहाँ पर इसमें लिखते समय ऐसे 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 इसको जैसे अपना बोलते जाते हैं ऐसे मैया ऐसे, तो ये आपका प्लुत स्वर की श्रेणी में आता है। ऋस्व स्वर के अन्य नाम क्या है? इनकी संख्या तो 4 हो गई, लेकिन इनके अन्य नाम क्या है? ऋस्व स्वर को अपन लघु, मूल, एकमात्रिक स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, स्वतंत्र स्वर, प्राथमिक स्वर,
रूढ़ स्वर। दोबारा सुनना, ह्रस्व स्वर को अपन लघु स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, स्वतंत्र स्वर, प्राथमिक स्वर और रूढ़ स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। दीर्घ स्वर है, इनको किस नाम से पुकारते हैं? दीर्घ स्वर को अपन गुरु स्वर, यौगिक स्वर, वो एक मात्रिक है तो ये द्विमात्रिक, ये स्वतंत्र है तो ये परतंत्र स्वर, इनको संधि स्वर और इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ध्यान दें दोबारा से, दीर्घ स्वरों को गुरु, यौगिक, द्विमात्रिक, परतंत्र, संधि और संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? ह्रस्व का अर्थ है छोटा, तो ये छोटे हैं। अब इनको लघु स्वर भी कहते हैं, लघु यानी छोटा। मूल स्वर क्यों कहते हैं? कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मूल स्वरों की संख्या होती है 4। अब ये मूल स्वर क्यों है? क्योंकि 11 स्वरों में मूल तो ये 4 ही है। मूल तो कितने हैं? 4 ही है। ये स्वर तो इनके संयोग से मिलकर बने, इनके संयोग से मिलकर बने हैं। जैसे ए प्लस ए आ बन गया, ई प्लस ई बन गया, उ प्लस उ बन गया, ए प्लस ई ए बन गया, ए प्लस उ ओ बन गया। इस प्रकार से मतलब ये तो एक दूसरे के संयोग से मिलकर बने हैं, बल्कि मूल तो 4 ही हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं, इसलिए इनको मूल स्वर कहते हैं। एक मात्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। इनका उच्चारण करने में एक मात्रा का या कम समय लगता है, इसलिए एक मात्रिक कहते हैं। फिर है स्वतंत्र। स्वतंत्र स्वर इसलिए कहते हैं कि ये किसी के सहयोग से नहीं निर्मित हुए, ये जन्मजात ही निर्मित है, ये इनके सहयोग से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनका उच्चारण करने में, इनका निर्माण करने में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वतंत्र स्वर। प्राथमिक स्वर ये है क्योंकि इनको प्राथमिकता दी जाती है, पहले ये आएंगे, उसके बाद में इनके सहयोग से आपके ये दीर्घ स्वर निर्मित हो जाएंगे। रूढ़ स्वर, इनको रूढ़ स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके टुकड़े नहीं होते हैं। अपने शब्द की दृष्टि से देखते हैं, देखो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शब्द के प्रकार होते हैं 3 कौन कौन से होते हैं? ध्यान देना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे कहलाते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं होता है, जिनका संधि विच्छेद नहीं होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द वे कहलाते हैं जिनका केवल संधि विच्छेद होता है। क्या होता है? संधि विच्छेद होता है, वो यौगिक कहलाते हैं। योग रूढ़ कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका संधि विच्छेद के साथ तीसरा अर्थ भी निकलता हो, जैसे बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास में सारे उदाहरण योग रूढ़ के होते हैं। जिनका संधि विच्छेद नहीं हो, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जिनका केवल संधि विच्छेद हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिनका संधि विच्छेद के साथ में तीसरा अर्थ भी निकलता हो, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे मकान, पंखा, कमरा, सड़क, गाड़ी, ईंट, चादर, कमीज, ये सारे रूढ़ शब्द है। जैसे हो गया मकान, अब इसका संधि विच्छेद नहीं होगा तो रूढ़ शब्द है। ये हो गया आपका विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस आलय, संधि हो जाएगी दीर्घ, तो ये हो गया आपका यौगिक। ये है आपका दशानन शब्द। क्या है? दशानन। इसका संधि विच्छेद भी होगा और तीसरा अर्थ भी निकलेगा रावण। ये हो गया आपके योग रूढ़ शब्द। इसलिए इनको रूढ़ स्वर कहते हैं क्योंकि इनका संधि विच्छेद, इनके टुकड़े नहीं होते हैं। यौगिक होते हैं जिनका संधि विच्छेद हो, टुकड़े हो, तो इसलिए इनको यौगिक कहते हैं, वे इनके टुकड़े होते हैं। तो ध्यान देना, इनको लघु, मूल, एकमात्रिक, स्वतंत्र, प्राथमिक, रूढ़ स्वर भी कहते हैं। इनको किस नाम से कहते हैं? गुरु। गुरु यानी बड़ा, जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, वो गुरु।
यौगिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो के संयोग से मिलकर बने हैं, इनके अलग अलग टुकड़े भी हो सकते हैं। द्विमात्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है। परतंत्र इसलिए हैं क्योंकि ये इनकी सहायता से ही निर्मित हुए हैं, इसलिए परतंत्र। संधि स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें संधि भी बनती है, जैसे यहाँ पर दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण वृद्धि संधि। संयुक्त स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो दो के संयोग से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और ये आपकी मैया, ये आ गई आपकी प्लुत स्वरों। इस प्रकार से आपके हो गए ये रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। अब चलते अपन व्यंजनों में। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजनों के भेद कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। कितने भेद हो गए? 3। अब कौन कौन से हो गए 3? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। अब सुना इधर, जब व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, व्यंजनों के भेद 3 हो गए, तो 33 के भी टुकड़े 3 जगह होंगे, ये भी 3 जगह विभाजित होंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुख के आंतरिक अंगों का स्पर्श करती है, वे आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। कहां से कहां तक? ये होते हैं अपने कैसे मैं तक। कैसे मैं तक मतलब जो वर्णमाला में वर्ग कितने होते हैं? 5। कितने वर्ग होते हैं? 5। कौन कौन से? क वर्ग, च, ट, त, प वर्ग। आगे कोई वर्ग नहीं होता है। और प वर्ग का अंतिम वर्ण म होता है, तो कैसे मैं तक ही हो गया आपके 25। आगे कोई वर्ग नहीं होता है, इसलिए इनका दूसरा नाम क्या हो सकता है? इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि आगे कोई वर्ग होता नहीं है। वर्ग आपका प वर्ग तक प वर्ग होता है, प वर्ग अंतिम है, और प वर्ग का अंतिम वर्ण म होता है, इसलिए क से म तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन को दूसरा नाम किस स्पर्श से पुकारते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन पूछ रहे तो 25, वर्गीय व्यंजन पूछ रहे तो भी 25। अब है अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। 4 कौन से? ये, र, ल, व। ये, र, ल, व। ये होते हैं 4 आपके अंतस्थ व्यंजन। अब इनमें रीट 2011 में क्वेश्चन आया था कि अंतस्थ व्यंजनों का क्रम बताओ, वर्णमाला के अनुसार क्रम बताओ। तो ये, र, ल, व, ये क्रम तो है आपका वर्णमाला के अनुसार। वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार तो क्रम है आपका ये, र, ल, व। और एक है ये, व, र, ल। ये, व, र, ल। ये क्रम है आपका संधि के अनुसार। संधि की दृष्टि से क्रम पूछे तो आपका ये, व, र, ल होगा। वर्णमाला के अनुसार क्रम पूछे तो ये, र, ल हो जाएगा। अब जो अंतस्थ व्यंजन है, इनमें ये और व को क्या कहते हैं? ये और व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ये और व को अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? इन दोनों क्या कहते हैं? अर्धस्वर। अर्धस्वर मतलब आधे स्वर आधे व्यंजन। अब अर्धस्वर कहते क्यों हैं? क्योंकि ये आपका ये ई प्लस ए और ये उ प्लस ए। अब देखो इधर, जब ई और ए दोनों का संयोग होता है
दोनों आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, ये व्यंजन बनता है। इधर उ और ए स्वर है, दोनों का संयोग होगा, दोनों आपस में मिलेंगे तब व्यंजन बनेगा। तो जब दो दो स्वर आपस में मिलते हैं तब बनता क्या है, व्यंजन। इसलिए इन दोनों को अर्ध स्वर कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं कि प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। इधर लेते हैं अपन मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। अब इसमें प्लस से पहले क्या है, ई, प्लस के बाद में क्या है, ए। जब ये ई और ए दोनों का आपस में संयोग होगा तो ई का क्या बन जाएगा, ये बन गया, ई गायब हो गया और ये बन गया। तो स्वर के स्थान पर क्या बन गया, व्यंजन बन गया। तो ये आपका प्रत्यय बन गया। इसी तरह से अपन इसमें से यहाँ पर है उ, उ है, उ का संयोग होगा ए के साथ में, तब उ के स्थान पर क्या बन जाएगा, व। तो ये हो गया आपका मधवरी, मधवरी। इस प्रकार से उ के स्थान पर व बन गया, ई के स्थान पर ये बन गया। तो जब ई के साथ ए का संयोग, उ के साथ ए का संयोग होने पर ये दोनों जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तब यहाँ पर व्यंजन का निर्माण होता है। इसलिए इनको कहते हैं अर्ध स्वर। अब सुनना, स्वरों की संख्या पूछ ले आपसे, स्वरों की संख्या पूछ ले तो कुल स्वरों की संख्या बतानी है आपको 11। मूल स्वर कितने होते हैं, 4। मूल स्वर कितने होते हैं, 4। ये रे मूल स्वर आपके 4। और अर्ध स्वर पूछ ले तब आपको बताने हैं 2। अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2। दोबारा देखना एक बार। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, जैसे मूल वर्ण, मूल वर्ण कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, अर्ध स्वर कितने होते हैं। ध्यान रहे, इधर मूल वर्णों की संख्या पूछे तो आपको 44 बतानी है, कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 11 बतानी है। अब फुल स्वर भी सब में अलग अलग है। वैदिक संस्कृत में 9 है, लौकिक संस्कृत में 11 है, पाली प्राकृत में 10 है, और अब अपभ्रंश और अवहट में 8 है। और हिंदी, प्राचीन हिंदी, आधुनिक हिंदी में वर्णों की, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। तो मूल वर्णों की संख्या है 44, कुल स्वरों की संख्या है 11, मूल स्वर कितने हैं 4 और अर्ध स्वर कितने हैं 2। इस प्रकार से ये भी आप ध्यान रखना। दोबारा देखना, वर्णों की मूल संख्या आपकी 44, देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में वर्णों की कुल संख्या होती है 52, स्वरों की संख्या है 11, व्यंजनों की संख्या है 33, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है स्वर कहलाते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों के मुख्यतः भेद 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। संस्कृत की दृष्टि से स्वरों के भेद होते हैं 3। तीसरा कौन सा है, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में कम समय या 1 मात्रा समय लगता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना या 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें ह्रस्व स्वर से 3 गुना या 3 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। 4 कौन कौन से हैं, ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कौन से हैं 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व स्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक, स्वतंत्र, प्राथमिक, रूढ़ स्वर। इनको क्या कहते हैं, गुरु, यौगिक, द्विमात्रिक, परतंत्र, संधि, संयुक्त स्वर। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33। व्यंजनों के भेद कितने हो गए, 3, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श कितने हैं, 25। कहां से कहां तक है, कैसे मृतक। अब कैसे मृतक वर्ण वाला में वर्ग कितने होते हैं, 5। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 है, वर्गीय व्यंजन भी 25 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4, ये, र, ल, व। ये तो है वर्णमाला के अनुसार अंतस्थ व्यंजनों का क्रम। यह है संधि की दृष्टि से अंतस्थ व्यंजनों का क्रम। इनमें ये और वह को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं।
अब है अपने ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? चार। चार कौन कौन से हैं? श, श, श और है। श, 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 है, ये चार होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनका उच्चारण करते से मुख से ऊष्मा या घर्षण के साथ ऊष्मा बाहर प्रकट होती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितने हो गए आपकी? चार। इस प्रकार से अपने वर्णों का जो मूल संख्या है 44, उनका विभाजन इस प्रकार से है। ये आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये तो हो गया आपके वर्णों की मूल संख्या जो 44 है, उनका विभाजन। अब देवनागरी लिपि के अनुसार, देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 52। तो ये 52 कौन कौन से होते हैं? वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। ये 52 वर्ण कौन से होते हैं वो अब आपको बताएं। देवनागरी लिपि के अनुसार जो कुल वर्णों की संख्या 52 है, उनमें 44 तो शामिल है, ये वाले जो मूल वर्ण है। इनके अलावा अलग से कौन कौन से होते हैं वो आप अपने देखने जा रहे हैं। स्वरों की संख्या मैंने बताई थी आपको, स्वरों की संख्या बताई थी आपको। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी आपको? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। 33 और 11 44 हो गए। अब एक तो होता है अंग अह, अंग अह, इनको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह स्वर कहेंगे या व्यंजन? ना तो इनको वो स्वर कहते हैं, ना इनको व्यंजन कहते हैं, इनको कहेंगे अयोगवाह वर्ण। क्या कहेंगे? अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछ लो तो कितनी बतानी है आपको? 2 बतानी है। कौन कौन से? अंग है, इनको कहते हैं अयोग। ए का अर्थ होता है नहीं, योग यानी योग, वह मतलब वहन करना। मतलब इनका स्वरों के साथ में कोई योग नहीं है, फिर भी स्वर इनको अपने साथ वहन करते हैं। स्वरों का जिनके साथ कोई योग न हो, फिर भी इनको स्वर अपने साथ वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं, ना स्वर ना व्यंजन। अब इनको स्वर और व्यंजन क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ये दोनों बनते हैं ए प्लस अनुस्वार, ये बनता है ए प्लस विसर्ग। ये बना हुआ है ए प्लस अनुस्वार से, ये बना है ए प्लस विसर्ग से। अब इनमें ए तो आ गया आपका स्वर, अनुस्वार और विसर्ग आ गया आपका व्यंजन। ए तो हो गया स्वर, अनुस्वार और विसर्ग हो गया आपका व्यंजन। अब अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन कैसे आते हैं? क्योंकि अनुस्वार बनता है हमेशा पंचमाक्षर का, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है पंचमाक्षर, उसका अनुस्वार बनता है। और विसर्ग का उत्पत्ति स्थल है। विसर्ग का उच्चारण अपन है की तरह करते हैं। जैसे ये राम है, इसका ये राम है, अब इसमें विसर्ग लगाते इसका उच्चारण क्या होगा? राम है की तरह इसका उच्चारण होता है। तो है व्यंजन है, इसलिए विसर्ग की उत्पत्ति स्थल है। तो ये आ गया आपका स्वर, ये आ गया आपका व्यंजन, इसलिए स्वर भी है और व्यंजन भी है। ना तो इनको अपन स्वर कह सकते हैं, ना व्यंजन कह सकते हैं, इनको कहेंगे अपन अयोगवाह वर्ण। वर्णों में दोनों शामिल है, स्वर भी और व्यंजन भी है। इस प्रकार से हो गया आपके अयोगवाह वर्णों की संख्या हो गई 2। अब चलते हैं अपन व्यंजनों में चलते हैं। अब है आपके संयुक्ताक्षर व्यंजन। मैं आपको संयुक्ताक्षर व्यंजन मैं आपको ये जो देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 है वो बताने जा रहा हूँ। मूल वर्णों की संख्या 44 हो गई। अब इन 44 में 8 और कौन कौन से जुड़ेंगे जो देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाएगी। संयुक्ताक्षर व्यंजनों की संख्या पूछे तो आपको बतानी है, कुल संख्या होती है 4। संयुक्ताक्षर मतलब होता है वे व्यंजन जो एक से अधिक व्यंजनों के संयोग से मिलकर बनते हैं, वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजनों की संख्या है 4। अब 4 कौन कौन से? क्ष,
त्रे गे श्रय। क्षय बना है आपका कै प्लस से, त्रे तय प्लस गे जय प्लस ये से प्लस र। दो दो व्यंजनों से मिलकर ये आपके संयुक्ताक्षर व्यंजन बने, इसलिए इनको चारों को कहते हैं संयुक्ताक्षर व्यंजन। अब ध्यान देने की बात है, रीट 2011 में ये क्वेश्चन आया था कि क्षय का निर्माण हुआ है, क्षय का निर्माण हुआ है, रुकना भी। अब आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ हो, मतलब यहाँ पर स्वर मिला हुआ समय, इसमें भी ए समय मिला हुआ स्वर, तो जब यहाँ पर स्वर मिला हुआ हो या हलंत नहीं हो तो आपको पहले वाले को हलंत लगाना है सभी में, क्योंकि इसमें जो स्वर है वो स्वर आपके अंतिम व्यंजन में रहता है, यहाँ पर नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर छोड़ देते हैं तो उसको अपन अलग कैसे करेंगे। अगर यहाँ पर स्वर हो तो वो स्वर आपका अंतिम व्यंजन में रहेगा, और अगर यहाँ पर हलंत लगा हुआ हो ऐसे, अगर यहाँ पर हलंत लगा हुआ हो तो यहाँ पर स्वर है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर स्वर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर हलंत हो तो फिर आपके दोनों ही हलंत होंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। क्या बताया मैंने, दोबारा देखना। अगर यहाँ पर हलंत नहीं लगा हो, अगर इनमें यहाँ पर स्वर हो, चाहे ए आ ई उ कुछ भी हो, तो वो स्वर आपका अंतिम में रहेगा। अगर यहाँ पर सब में ऐसे हलंत लगा हुआ हो, मतलब स्वर नहीं है इसमें, केवल व्यंजन व्यंजन है, तो सब में फिर आपका हलंत लगेगा, क्योंकि इसमें फिर क भी हलंत है, स भी हलंत है, क्योंकि ये क्ष भी हलंत है, इसलिए स्वर नहीं है, तो दोनों में हलंत रहेगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये वापस उठा देता हूँ, ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पर स्वर हो तो पहला हलंत आएगा, अंत में स्वर आएगा। अगर यहाँ पर स्वर नहीं हो तो फिर दोनों ही आपके हलंत होंगे। अब रीट 2011 में क्वेश्चन कैसे आया था कि क्षय का निर्माण हुआ है, क्षय का निर्माण हुआ है। ऑप्शन में से था कै प्लस से, कै प्लस से, कै प्लस से, कै प्लस से, ए बी सी डी। अब अपन इसमें इसके हलंत लगाते हैं, इसमें इसके लगाते हैं, इसको दोनों को छोड़ दे, इसमें अपन दोनों के हलंत लगाते हैं। अब प्रश्न देखो, यहाँ पर क्षय का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर हलंत नहीं है तो पहले वाला हलंत आएगा, ये वाला हलंत नहीं आएगा। इसमें स्वर है, वो स्वर आपका इसमें रहेगा, तो इसकी दृष्टि से इसका उत्तर रहेगा आपका ये वाला। अब क्वेश्चन अपन ऐसे बनाते हैं कि इसमें यहाँ हलंत लगा दो। अब इस क्षय का निर्माण हुआ है तो अब जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है तो दोनों में स्वर नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आया था रीट 2011 में, इसका विशेष ध्यान रखना। अब है अपने संयुक्ताक्षर व्यंजन, कितने बताए मैंने, 4। ये इनका निर्माण हो गया, बल्कि इसमें एक विशेष रूप से ध्यान रखने की बात यह है कि ये निर्माण है आपका व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से। अगर ऐसे पूछ ले कि व्याकरण की दृष्टि से संयुक्ताक्षर व्यंजनों का, संयुक्ताक्षर व्यंजनों का निर्माण बताओ, तब तो आपको ये बताना है। एक इसका अलग बनता है ग प्लस ये, जैसे इसका उच्चारण करते हैं तो क प्लस क्षय, त्रय में तय प्लस रह रहा है, श्रय में स प्लस रह रहा है, गे में तो जय प्लस ये की ध्वनि आती नहीं, इसका उच्चारण होता ही नहीं है, तो इसका उच्चारण करने में तो ग प्लस ये आ रहा है। तो ये है आपका उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से, बस केवल उच्चारण की दृष्टि से गे का निर्माण ग प्लस ये बनता है, और ये चारों है आपके व्याकरण की दृष्टि से। अब ध्यान रखना, अगर संयुक्ताक्षर व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो आपको 4 बतानी है। संयुक्ताक्षर व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तो 4 बतानी है। मूल संख्या पूछे तो 3 बतानी है। ध्यान दें दोबारा से, संयुक्ताक्षर व्यंजनों की कुल संख्या 4, मूल संख्या पूछे तो 3, और आगत या ग्रहित, आगत या ग्रहित पूछे तो आपको 1 बतानी है। ध्यान दें दोबारा से, संयुक्ताक्षर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 4,
मूल संख्या कितनी होती है 3, आगत और गृहीत कितने होते हैं 1। ये सारा आपका आगत और गृहीत संयुक्ताक्षर व्यंजन। ये हो गया आपके संयुक्ताक्षर 4। अब इसके बाद चलते अपन ये 2 व्यंजन और है, इनको किस नाम से पुकारते हैं? इनको कहते हैं उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, द्विगुणी, द्विगुणी, द्विस्पृष्टि, द्विस्पृष्टि। देखो इनके नाम है, इनको उच्छित कहते हैं, ताड़नजात, द्विगुणी, द्विस्पृष्टि, द्विस्पृष्टि। ये है आपके 2 व्यंजन। ये 44 में नहीं है, ये आपके 52 में शामिल है। अब देखो वर्णों की मूल संख्या 44 हो गई, 11, 33। अब देवनागरी लिपि के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है 52। अब 52 कौन से हो गए? 2 तो हो गया आपके अयोग हुआ है, 4 हो गया आपके संयुक्ताक्षर, 2 हो गया आपके उत्क्षिप्त ताड़नजात। इस प्रकार से देवनागरी लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई 52। अब ये आपके आप सोच रहे होंगे कि ये तो स्पर्श में आ गया, ट वर्ग में, ट वर्ग में अलग है। देखो ये भी मैं आपकी समस्या का समाधान कर देता हूं। ऐसे मिलते जुलते 5 वर्ण है। एक तो हो गया आपका ये वाला, एक हो गया आपका ये, एक हो गया ये, एक हो गया आपका ये 5 अलग अलग है। ये 5 सब क्या है? अलग अलग। ये तो आता है आपका क वर्ग में। किस में आता है? क वर्ग में आता है, जिसका उच्चारण होता है, इसका उच्चारण होता है इस नंग की तरह। किसकी तरह? नंग। जैसे इसको आप बोलोगे तो क्या बोलोगे? वांगमय। क्या? वांगमय। तो ये तो क वर्ग का है। क, ख, ग, घ, नुंग। ये हो गया आपका क वर्ग का। ये आते हैं आपके दोनों, ये दोनों होते हैं आपके ट वर्ग में। ट वर्ग में नीचे नुक्ता चिन्ह लिखता है, ये होता है आपका ट वर्ग। तो ये हो आपका ड, ये ढ, ये तो ड हो गया, ये आपका ढ हो गया। ये वर्णमाला में नहीं आता है, ये आपके उच्छिष्ट और ताड़नजात होते हैं। इसको बोलते हैं अड़य। क्या बोलते हैं इसको? अड़य। इसे सड़क। और इसका उच्चारण होता है अढ़। इन दोनों के आगे ए का प्रयोग होगा, जैसे अड़य, ए, अढ़। ये ढ है, इसमें ए की ध्वनि आती है शुरू में, अड़य, अढ़। और ये ड, ढ। इस प्रकार इनको बोलते हैं ताड़नजात, उच्छिष्ट। ये दोनों है आपके ट वर्ग के स्पर्श में, ये क वर्ग में आता है। अब यहां आती है कि इनका प्रयोग कहां कहां नहीं किया जाता है। जो उच्छिष्ट और ताड़नजात है, इनका प्रयोग कहां होता है, कहां नहीं किया जाता है। ध्यान से सुनना। एक तो अंग्रेजी शब्दों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। कहां नहीं किया जाता है? अंग्रेजी वर्ड होते हैं, अंग्रेजी शब्द होते हैं, उनमें इनका प्रयोग, उच्छिष्ट वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। दूसरी बात, शब्द के शुरू में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। चंद्र बिंदु के साथ में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु हो तो इन दोनों का उस शब्द में प्रयोग नहीं होगा। उपसर्ग के साथ में इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है। कहां? उपसर्ग के साथ में। अगर किसी शब्द के शुरू में उपसर्ग जुड़ा हो तो उसमें इनका और उनका प्रयोग, तो इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। संयुक्त व्यंजनों में जहां पर व्यंजन द्वित्व हो, व्यंजन द्वित्व हो या संयुक्त व्यंजन हो, वहां पे इनका, संयुक्त व्यंजन हो या व्यंजन द्वित्व हो, वहां पे इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या बताया मैंने? दोबारा सुनना। अंग्रेजी शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है, शब्द के शुरू में इनका प्रयोग नहीं होता है, चंद्र बिंदु के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है,
उपसर्ग के साथ में इनका प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन या व्यंजन द्वित्व का जहां प्रयोग हो वहां पर भी इन दोनों उच्छिष्ट या ताड़जात वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये इनकी शर्तें होती है। अब चलते अपन एक स्वर और बच रहा है, ये वाला क्या बच रहा है, ये, इसको कहते हैं आगत गृहीत अंग्रेजी या मेहमान स्वर। मेहमान स्वर सुनो इधर, ये स्वर है बल्कि अपने हिंदी में नहीं है, जो 11 स्वर है उनमें सम्मिलित नहीं है। हालांकि इनको स्वर मानते हैं। इसको किस नाम से पुकारते हैं? आगत स्वर, गृहीत स्वर, अंग्रेजी स्वर या मेहमान स्वर। ये केवल अंग्रेजी शब्दों में ही प्रयुक्त होता है। किसमें? अंग्रेजी शब्दों में प्रयुक्त होता है। ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये अर्ध चंद्र बिंदु है। क्या है? अर्ध चंद्र। तो इसको आगत, गृहीत, अंग्रेजी और मेहमान स्वर कहते हैं। अब सुना इधर, ये तो है आगत गृहीत संयुक्ताक्षर व्यंजन, यह है आगत गृहीत स्वर, आगत गृहीत और स्वर। इस प्रकार से अपने व्यंजनों का विभाजन है, स्वरों का व्यंजनों का विभाजन हो गया। वर्णों की मूल संख्या 44, 11, 33 हो गए। देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या आपकी 52 इस प्रकार से हो गई। 2 अयोवा हो गए, 4 संयुक्ताक्षर हो गए और 2 उच्छिष्ट हो गए। अब आपसे ऐसे पूछ ले कि आगत गृहीत या उर्दू ध्वनियां समझो। आगत, गृहीत और उर्दू ध्वनियां कौन कौन सी है या कितनी होती है? तो आपकी 5 होती है। क, ख, ग, ज, ह। क, ख, ग, ज, ह। ये वैसे तो अभी स्पर्श व्यंजन वर्णों में आते हैं, बल्कि इनमें यहाँ पर नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करते ही, किसका? नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करते ही ये फिर अरबी और फारसी ध्वनि हो जाती है। कौन सी जाती है? अरबी फारसी ध्वनि। अरबी फारसी किस में आती है? उर्दू भाषा में आती है। तो अब सुना इधर, आगत गृहीत ध्वनियां, व्यंजन ध्वनियां, आगत गृहीत व्यंजन ध्वनियां कौन सी? व्यंजन ध्वनियां कितनी है? 5, क, ख, ग, ज, ह। इनमें नुक्ता चिन्ह लगाते ही अरबी फारसी में। यह आगत गृहीत स्वर, यह आगत गृहीत संयुक्ताक्षर व्यंजन। इस प्रकार से अपने हिंदी का वर्णमाला टॉपिक संपन्न होता है। अब इनके बाद में देखते हैं अपन स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण। ये तो अभी वर्णों का बेसिक नॉलेज हुआ है।